क्या आपने धुरंधर देखी है? ये फिल्म दिखाती है कि कैसे कनानी के नेतृत्व वाले और आईएसआई द्वारा समर्थित पाकिस्तानी गैंग्स नकली भारतीय नोट हमारे देश में धकेल रहे थे। फिल्म में अजीत डोभाल पर आधारित आईबी अफसर का किरदार निभा रहे माधवन एक सवाल पूछते हैं, पाकिस्तान को हमारे 500 और 1000 रुपए की प्रिंटिंग प्लीट्स कैसे मिली? खैर, ये सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये उस सीन के पीछे की असली कहानी है। नमस्ते दोस्तों, वर्ल्ड व्यू और न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। ये हमारे हिंदी चैनल पर पहला वीडियो है। हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा और आपका सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए अब अपने आज के टॉपिक पर चलते हैं। मिलिए अरविंद मायाराम से। ये कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान वित्त सचिव रहे थे। हाल ही में सीबीआई ने डीलारू करेंसी घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोपों और संदिग्ध अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए उन पर मामला दर्ज किया है। तो आखिर ये डीलारू करेंसी घोटाला क्या है और पाकिस्तान में बैठी कांग्रेस का इससे क्या लिंक है? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। डीलारू एक ब्रिटिश कंपनी है जो सेंट्रल बैंक्स के लिए बैंक नोट्स और उनके सुरक्षा फीचर्स बनाती है। साल 2004 में जब यूपीए सत्ता में आई तो इस कंपनी को भारतीय करेंसी नोटों के लिए सिक्योरिटी थ्रेड सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और ने नहीं बल्कि तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अप्रूव किया था। लेकिन 2010 में भारतीय खुफिया एजेंसियों को एक चौंकाने वाली बात पता चली। डीलारू सिर्फ भारत को ही सप्लाई नहीं कर रही थी, बल्कि वो करेंसी प्रिंटिंग पेपर और अन्य सामग्री पाकिस्तान को भी सप्लाई कर रही थी। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान की आईएसआई इन्हीं सामग्रियों का इस्तेमाल करके भारी मात्रा में नकली भारतीय नोट छाप रही थी। इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर प्रणब मुखर्जी, जो यूपीए 2 के दौरान वित्त मंत्री थे, उन्होंने डीलारू के साथ कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया और गृह मंत्रालय ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। उस समय पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया। जब 2012 के मध्य में पी चिदम्बरम एक बार फिर वित्त मंत्री बने तो तत्कालीन आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम की एक चिट्ठी के आधार पर डीलारू को ब्लैकलिस्ट से हटा दिया गया। और देखते ही देखते डीलारू को दिसंबर 2015 तक 3 साल के लिए फिर से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। लेकिन ये खेल और भी गहरा था। जांच में पता चला कि डीलारू ने 2004 में भी एक कॉन्ट्रैक्ट धोखे से हासिल किया था। 2004 के एग्रीमेंट में दावा किया गया था कि डीलारू ने एक एक्सक्लूसिव इंडिया स्पेसिफिक ग्रीन टू ब्लू कलर शिफ्ट सिक्योरिटी थ्रेड विकसित किया है और इसके निर्माण का अधिकार सिर्फ उनके पास है। हालांकि सीबीआई ने पाया कि डीलारू ने भारत में पेटेंट के लिए जून 2004 में आवेदन किया था, जो उन्हें 2011 में जाकर मिला। यानी एग्रीमेंट के समय उनके पास पेटेंट था ही नहीं। सीबीआई का कहना है कि डीलारू ने 2002 में प्रेजेंटेशन और 2004 में सिलेक्शन के दौरान पेटेंट होने के झूठे दावे किए। एजेंसी का आरोप है कि आरबीआई के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक पी के विश्वास ने बिना पेटेंट के दावे की जांच किए ही एक्सक्लूसिविटी एग्रीमेंट पर साइन कर दिए। जांच में ये भी सामने आया कि डीलारू के एक हस्ताक्षरकर्ता अनिल रगभी हो कंपनी से मिलने वाली सैलरी के अलावा ऑफशोर संस्थाओं से 8.2 करोड़ रुपए मिले थे। सीधे शब्दों में कहें तो डीलारू, जिसने पेटेंट के बारे में झूठ बोला और पाकिस्तान को नोट छापने का सामान सप्लाई किया, उसे तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने फ्री पास दे दिया। जरा सोचिए, पाकिस्तान की आईएसआई के लिए डीलारू से वही सामान हासिल करना और नकली नोट छापकर आतंकी गुटों को फंड करना कितना आसान हो गया होगा। इत्तेफाक से ये वही दौर था जब 26/11 का हमला हुआ, कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं और नक्सलियों द्वारा भारतीय सुरक्षा बलों पर हमलों में भारी उछाल आया। और संयोग से ये वही समय था जब लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित, जो इस नकली करेंसी रैकेट के पीछे पड़े थे, उन्हें मालेगांव ब्लास्ट केस में झूठा फंसा दिया गया। सीबीआई ने कहा है कि अरविंद मायाराम ने गृह मंत्रालय से अनिवार्य सुरक्षा मंजूरी लिए बिना या वित्त मंत्री को सूचित किए बिना डीलारू को अवैध रूप से 3 साल का विस्तार दिया। हालांकि हकीकत यह है कि कोई भी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी संबंधित मंत्री की मंजूरी या निर्देश के बिना इतना बड़ा फैसला नहीं लेता। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि मायाराम बाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते देखे गए। संक्षेप में, कांग्रेस के दौर में हुए डीलारू घोटाले का इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत को 1000 जख्म देने के लिए किया। लेकिन 8 नवंबर 2016 को सब कुछ बदल गया। जब पीएम मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोटों की विमुद्रीकरण का ऐलान किया तो पाकिस्तान की खुफिया मशीनरी में हड़कंप मच गया। नकली नोटों के भंडार रातों रात रद्दी हो गए, टेरर फंडिंग के रास्ते बंद हो गए, अकाउंट्स फ्रीज हो गए और भारी नुकसान के चलते कनानी का काला साम्राज्य ढह गया। ठीक 1 महीने बाद 4 दिसंबर 2016 को कनानी कराची में एक इमारत से गिरकर मरा हुआ पाया गया।
धुरंधर सिर्फ एक कहानी नहीं थी, उस फिक्शन के पीछे एक सच है, एक ऐसा सच जो बताता है कि कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया गया और क्यों हमें भ्रष्टाचार की कीमत को कभी नहीं भूलना चाहिए।